HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण है, वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगी। आपकी डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होने वाली है। ये पूरी वीडियो आज देख कर जाते हो तो दमदार टिप्स बताने वाली हूँ आंसर राइटिंग के लिए। देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में अपने, और आप सबको पता है कि बैचलर्स में और मास्टर्स में सब्जेक्टिव आंसर्स होते थे जो लिख कर आने होते थे। और अपनी इसी राइटिंग टेक्निक से, है ना, एक अच्छी राइटिंग टेक्निक से मैंने अच्छा स्कोर किया एकेडमिक्स में। तो आज आपके साथ ये टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि जो राइटिंग है एग्ज़ाम में, आंसर राइटिंग है, ऐसे करके आना, डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगी आपकी। ठीक है जी, अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो जो भी बच्चे आज की ये वीडियो देख रहे हैं अपने आप को लकी है, समझ लो कि आप तक ये वीडियो पहुंची है HPSC AP इकोनॉमिक्स वाली सब्जेक्टिव की, कि आपने ये वीडियो देख कर जाओगे तो जो नहीं वीडियो देख कर जाएंगे उससे बेटर परफॉर्म करके आओगे आप एग्जाम में। ठीक है जी, तो समझिए चीज़ों को। सबसे पहले बता दूं, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए था, बहुत टाइम, मतलब अगस्त से हमने शुरू कर दिया था ऑब्जेक्टिव की तैयारी करानी। अब तो ऑब्जेक्टिव का हो गया ख़त्म, सब्जेक्टिव के लिए आप उससे हेल्प ले सकते हैं, पर उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है। मैं सभी चीज़ें आज डिटेल में समझाने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, और टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर्स भी हमारे पास HPSC AP इकोनॉमिक्स के अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। ठीक है जी, तो देखिए समझिए इस चीज को। सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, इसमें मैं आपको आज दो चीजें समझाऊंगी। पहली चीज, आपको तैयारी इसकी कैसे करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम हॉल में इसको लिख कर कैसे आना है। दोनों चीज़ें समझते हैं, ठीक है। देखिए, आई होप कि अब तो एग्ज़ाम नज़दीक है, आपके मैक्सिमम तैयारी होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको करनी है, पर फिर भी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगी कि जितना भी अभी टाइम बचा है उसमें आप ये चीज़ें जो है फॉलो कर सकें। देखिए, जो बच्चा ये चीज़ सोचता है ना कि कहीं से भी किसी के भी नोट्स पढ़ लूँ और नोट्स पढ़कर मेरे अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है कि आपने जो डिटेल्ड चीज़ें पढ़ी हुई हैं उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, ये रिवीजन के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लिया। मतलब नोट्स अलग चीज़ है। जो रिटन एग्जाम है स्पेसिफिकली, उसके लिए आपके सिर्फ नोट्स काम नहीं आएंगे। या तो वो नोट्स आपने खुद से बनाए हैं कंसेप्ट समझकर, टेक किताबें पढ़कर, या तो खुद से बनाए हैं, है ना। बने बनाए नोट्स आपने ले लिए किसी कोचिंग के या कहीं से कुछ भी, और उनको पढ़ लिया और सोचा सब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि रट्टे नहीं लगाने यहाँ पे। आपको चीज़ें समझनी है, समझनी ज़रूरी है चीज़ें, ठीक है। मैंने देखा बच्चे करते, टाइम कम है, 1 महीना बचा है, कहीं से नोट्स या मैम का कोर्स ले लेते हैं, उससे नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, या कोई भी मतलब किसी भी कोचिंग के कहीं से नोट्स पढ़ लेते हैं, शॉर्टकट नोट्स। सच में दिल से एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, फिर रिस्क क्यों ले रहे हो सिर्फ नोट्स पढ़कर? मैं कभी नहीं किसी को एडवाइस करती आप कोर्स में आओ और सिर्फ नोट्स पढ़ लो, दैट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड। देखिए, समझिए, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में जो वो क्वेश्चन पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे, है ना, उसमें पूछेंगे एनालिसिस करो इसको, या एक्सप्लेन करो इसको, या डिस्कस करो इसको, या क्रिटिकली एग्जामिन करो इसको, ऐसे चीज़ें पूछेंगे। अगर आपको उस कंसेप्ट के बारे में जानते नहीं हो अच्छा खासा, तो आप रटी रटाई चीज़ें लिख कर तो उसमें आने का है ही नहीं, मतलब ही नहीं है कोई, है ना। उसमें आप रटी रटाई चीज़ें तो लिख कर आओगे नहीं, उसको आपको अपनी अकॉर्डिंगली चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जो आपकी समझ है, अपनी समझ से चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो वो जो आपकी समझ मजबूत होगी, वो समझ आपकी 2 तरीक़ों से मजबूत हो सकती है। या तो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, जैसे माइक्रो की अलग, मैक्रो के लिए टेक्स्ट बुक, उससे चीज़ें समझिए, अपनी समझ को मजबूत करिए। दूसरी चीज़, नहीं पढ़ा, आप मेरा कोर्स में इनरोल हो या लेना है अभी या इनरोल्ड हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स देखिए, उससे आपकी समझ मजबूत बनेगी। नोट्स पढ़ने से नहीं समझ मजबूत बनेगी, वो रिवीजन के लिए है बस, ठीक है। दिमाग में चीज़ें बिठानी है, रिवीजन करनी है, पर समझ मजबूत बनानी पड़ेगी आपको। उसके लिए एक अच्छी आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी उस चीज़ को, समझ को मजबूत बनाओ, कि अगर ये क्वेश्चन मुझे आया तो इसमें मैं क्या क्या, कैसे कैसे मुझे लिखना है, मुझे क्या क्या इसके बारे में नॉलेज है, क्या क्या इसके बारे में पता है, अब उसको इसमें इस अकॉर्डिंगली ऐसे मुझे लिख कर आना है।
इस स्ट्रक्चर में उसको लिख कर आना है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको ज़्यादा नॉलेज होना, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट वो आपका क्लियर होना, है ना, वो चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझिए, वो तैयारी का तरीका क्या है आपका। तैयारी करिए पॉइंट्स में। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ओलिगोपोली की एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। ओलिगोपोली मॉडल्स आप अपनी तैयारी के लिए पढ़ रहे हो। अब इसमें दोनों चीज़ें जैसे मैंने बताई, चाहे आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, है ना, दोनों तरह के बच्चे, आपको क्या करना है, वो चीज़ जो भी उससे ना पॉइंट्स लिख लेने हैं। जैसे कि कुरनो के मॉडल में क्या होता है, कुरनो के मॉडल यहाँ से शुरू होता था, इस कहानी से शुरू होता था। इसमें जो एक फर्म है ये अज्यूम करके चलता है कि दूसरा जो है अपने क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेगा, क्वांटिटी कांस्टेंट, पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा, फिर दोनों फर्म आते हैं और जितना बचा हुआ है उसका आधा प्रोड्यूस करते हैं 1/2। फिर टोटल एट द एंड टोटल आउटपुट का वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। और वो नॉन कल्यूजन के कारण ज्वाइंट प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को। ऐसे करके पॉइंट्स फॉर्म में लिख लो, दिमाग में कहानी छप गई, ठीक है। और एक पॉइंट्स फॉर्म में आपने अपने रजिस्टर पर या अपने नोट्स पर कहीं लिख लिया। अब ये तो आपके रिवाइज करने के लिए इजी हो जाएगा, आपके नोट्स में बनाने, करने में, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। इस तरह चीज़ों को समझो। अब जब आप उसकी रिवीजन करोगे ना, आपको नेक्स्ट टाइम ये पॉइंट्स पढ़कर, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैंने अपने मास्टर्स, बैचलर, जितने भी सब्जेक्टिव एग्जाम दिए हैं सब में यही स्ट्रैटेजी अपनाई है, ठीक है। चीज़ों को समझो और उससे पॉइंट्स नोट कर लो। अब आपको क्या है, अब आपने अपने हाथ से बनाया, जब आप पहला पॉइंट पढ़ोगे क्वांटिटी कांस्टेंट आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ, कुरनो का मॉडल शुरू कहाँ से होता था, नॉन कल्यूसिव मॉडल है और एक फर्म ज्यूम करके चलता है, भाई दूसरा अपनी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेगा। फिर 1/2, दूसरा फर्म मार्केट में आता है, टोटल आउटपुट का 1/2 प्रोड्यूस करता है। दिमाग में याद आ गया सारा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। डेट आल्सो डिपेंड कि एग्जाम में उन्होंने कल अकेला कुरनो पूछा है, स्टैकलबर्ग पूछा है, क्या पूछा है, या उसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कुरनो मॉडल के बारे में कि बताओ कैसे ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हो रहे या कैसे इंडिविजुअल प्रॉफिट में पूछा गया, उसको आप लिख कर आ सकते हो। जैसे जिस वे में भी वो पूछेगा आप उसको लिख कर आ सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में सारी कहानी छपी हुई है, अपने रटा नहीं हुआ कुछ भी। आपने कुरनो मॉडल के 2 पेज रटे नहीं हैं, आपने अपने दिमाग में छाप लिया मॉडल, समझ लिया, उसको समझ काम आई ना यहाँ पे, और समझ कर उसको पॉइंट फॉर्म में रिवाइज करने के लिए लिख लिया कि जब अब एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करना है, पॉइंट्स को देखो, दिमाग में सारा कंसेप्ट याद आ जाएगा। इस तरह से करो। सेम इन द अब इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक है, जैसे पॉवर्टी वाला टॉपिक है, आपको करना है, ठीक है। अब पॉवर्टी के बारे में जो भी चीज़ें आपने मेरे लेक्चर से पढ़ी हैं, समझी हैं, उसके पॉइंट्स बना लो। पॉवर्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ये पॉवर्टी की डेफिनेशन है, उसमें अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड्स लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो जिससे आपको याद आ जाए कि इसमें ये था। फिर दूसरी चीज़, उसके बाद इसमें हमने पॉवर्टी लाइन कैसे निकालते हैं, ये चीज़ पढ़ी थी। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, की पॉइंट्स लिख लो, एक ये गवर्नमेंट स्कीम है पॉवर्टी के लिए, ये गवर्नमेंट स्कीम है पॉवर्टी के लिए, कीवर्ड्स लिख लो। इस तरह कीवर्ड जो कस्टमाइज होंगे हर किसी बच्चे के अलग अलग, कि जिससे उसको लग रहा है कि ये पॉइंट पढ़कर मुझे याद आ जाएगा पढ़ा हुआ, ऐसे, ठीक है। दैट इज द रिकमेंडेशन, ये मेरी रिकमेंडेशन है। तो अब एक बने बनाए नोट्स हैं पॉवर्टी पर, है ना, 7-8 पेजेस, चलो हमने आपको क्लास नोट्स दे दिए, उसको ज़्यादा पढ़कर आपको इतना बेटर लेनी चीज़ें जितनी आप वीडियो लेक्चर देखोगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना कस्टमाइज करके याद रखने के लिए पॉइंट्स लिख लोगे, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और जिस बच्चे ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, एग्जाम में जितना मर्जी वो मोल्ड करके, घुमा फिरा के, जैसा तैसा करके क्वेश्चन पूछे, आप उसको अपने शब्दों में लिख कर आ सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख कर आ सकते हो, क्योंकि आपने रटी रटाई चीज़ें नहीं पढ़ी, आपने समझा है और अपनी समझ से उसका आंसर डेवलप करके आओगे एग्जाम में। दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रैटेजी। इसी तरह फिर आप इसमें पॉवर्टी के कुछ फिगर्स ऐड कर लोगे कि पॉवर्टी की ये वाली रिपोर्ट्स होती हैं, रंगाराजन रिपोर्ट है, और ये आपकी जो कौन सा है, रंगाराजन, तेंदुलकर रिपोर्ट है। अब इन्होंने ये पॉवर्टी लाइन की फिगर दी है, फिगर लिख लो इसमें, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ें हैं, क्लियर कट लिख लो, इसने इतनी फिगर दी हुई है, और कुछ भी इसके रिलेटेड आपको करंट डाटा जो भी पढ़ाया गया है ना, और ये मतलब इस तरह से लिख लो पॉइंट्स फॉर्म में, ठीक है। रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। ये वीडियो लेक्चर्स देखकर आप इस तरह उसको याद रखने के अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे आपको याद रहे, पॉइंट्स लिख लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट फंडा। सिंपल है बहुत, आई थिंक, ठीक है ये चीज़। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है, भूल जाएंगी चीज़ें या कुछ भी है, तो बाद में नोट्स बाद में पढ़ लीजिए, पहले लेक्चर्स देख लीजिए,
उसके बाद पढ़ लीजिए नोट्स को एक बार, ठीक है, रिवाइज करने के लिए उसको बाद में एक बार पढ़ लीजिए। प्रिंट की ऑप्शन दी हुई है, प्रिंट निकलवा कर पढ़ लीजिए, पर बाद में पढ़ लीजिए। पहले दिमाग में चीज़ों को कंसेप्ट बिठाइए दिमाग में अपने, ठीक है जी। ये चीज़, अब ये तैयारी वाली चीज़ थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको तैयारी सब्जेक्टिव की किस ढंग के अकॉर्डिंग करनी है। इसका कंक्लूजन मेरा यही था कि आपको अपनी समझ डेवलप करनी है, ना कि चीज़ें रटनी है। चीज़ों को क्रैम नहीं करना, चीज़ों को क्रैम नहीं करना, चीज़ों को समझना है, ठीक है। आगे अगली चीज़ देखो, अब एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है एग्ज़ाम। देखो इसके मैंने पॉइंट्स लिखे थे, एक मिनट में निकाल लूँ। हाँ, अब एग्ज़ाम ना अटेम्प्ट करने का नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। इसमें ना पहले तो ना आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि उसने दिया क्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फलानी चीज़ को एक्सप्लेन करो, यहाँ लिखा होगा उसने क्रिटिकली उसको एग्जामिन करो, ठीक है। यहाँ लिखा होगा उसने इलेबोरेट करो, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वो डिस्कस करो। तो इन सब की डेफिनेशंस अलग अलग है और इन सब के इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी थोड़ा थोड़ा अलग जाएगा, ज़्यादा अलग नहीं। जैसे अगर उसने एक्सप्लेन लिखा हुआ है ना, तो आप जो भी चीज़ है उसको, जो भी उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो भी उसका मतलब है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल्स के साथ, रीजंस के साथ, एग्जाम्पलों के साथ। अब क्रिटिकल एग्जामिन अगर उसने लिखा है, सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद एंड में उसके क्रिटिसिज्म भी दोगे थोड़े, ठीक है। उसके क्रिटिसिज्म भी दोगे कि भाई इस इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, ये उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर उसने इलेबोरेट लिखा है तो जो भी वो आइडिया है, मतलब तकरीबन एक्सप्लेन इलेबोरेट में वही चीज़ होती है, एक्सप्लेन करो उसको पूरी डिटेल में, जो भी वो आइडिया उसने क्वेश्चन में दिया गया, एक्सप्लेन दैट आइडिया इन डिटेल। और अगर डिस्कस लिखा है, अब डिस्कस में फ़र्क ये है कि डिस्कस में आपको इसमें अपना ओपिनियन भी ऐड कर देना, ठीक है, कि उसके हक में अगर कोई पॉइंट है, मेरिट है, वो भी लिख दो, उसका कोई डी मेरिट है चीज़ का, कंसेप्ट का, वो भी लिख दो, और साथ में अगर आपका उस पर कोई व्यू पॉइंट है वो भी लिख दो। डिस्कस में तो यही है, ठीक है। ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। अब अगली चीज़ यहाँ पे, जितना हो सके एग्जाम में चीज़ों को पॉइंट्स फॉर्म में लिख कर आइए। पॉइंट्स यानी कि, एक मैं और चीज़ बताती हूँ, बहुत चीज़ें आपको बताने वाली आज के इस सेशन में, पूरा एंड तक देख कर जाइएगा, सही फ़ायदा लेना। तो देखो, अब एक स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि मैम इतना लेंथी पेपर है, सारा कुछ इतना लेंथी है, क्या करें। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ कैसे लेंथीनेस को कम करें। बेसिकली देखो, इस लेंथीनेस को कम करने का एक तो ये कि डायरेक्टली अपनी स्पीड बढ़ाओ। आपको लिखने की स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी अपनी। योर स्पीड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम सक्सेस, क्योंकि जिस बच्चे की स्पीड कम है, एक आधा क्वेश्चन छूट जाएगा, उसका नंबर कट जाएंगे। तो पहली चीज़ है स्पीड कैसे भी बढ़ाओ अपनी, प्रैक्टिस करो, लिख कर जो आपको टेस्ट दिए गए हैं कोर्स में, है ना, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको एक रफ शीट से पकड़ो, एक रजिस्टर पकड़ लो, उन क्वेश्चंस को खुद लिख कर देखो अपने के टाइम कंस्ट्रेंट में, इस टाइम में मुझे ये ख़त्म करना है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और, आपका एग्ज़ाम जितने भी टोटल टाइम का होता है ना, ठीक है, और जितने भी टोटल उसमें क्वेश्चंस आते हैं लिखने वाले सब्जेक्ट, जितने भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, आप इस अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करिएगा कि आपके पास एंड में आधा घंटा एक्स्ट्रा बच जाए सभी क्वेश्चंस होके, मतलब 2.5 घंटे में आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, उस अकॉर्डिंग टाइम को क्वेश्चंस में डिवाइड कर लीजिएगा और आधा घंटा एंड में बच जाए। आधे घंटे में आपको क्या करना होता है, थोड़ा प्रेजेंटेशंस पर काम करना होता है, ठीक है। ये कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको क्या बताने वाली थी, लेंथी वे, जो जिसको बच्चे को लगता है भी इतना लेंथी कैसे करेंगे, उसके लिए एक तो चीज़ है अपनी स्पीड बढ़ाओ कैसे तैसे कर कर। दूसरी उसके लिए चीज़ पता क्या है, जितना हो सके चीज़ों को पॉइंट्स फॉर्म में लिखो, फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है, टेबल बना दो, जितना हो सके अवॉइड करो पैराग्राफ्स को। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये आ गया, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए,
एग्जाम्पल के तौर पर मुझे क्वेश्चन लिखना है एक, जैसे मेक इन इंडिया पर लिखना है, ठीक है कुछ। अब इसमें मैंने स्टार्ट किया, इसका इंट्रोडक्शन दिया पॉइंट फॉर्म में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन का बना दीजिए और इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। चीज़ें आपको फालतू लगती होंगी पर सच में बता रही हूँ, इससे आपके नंबर बूस्ट होते हैं, एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आप खुद सोच कर देखिए, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, बनने जा रहे हैं, है ना। आप कल को पेपर चेक करते हैं, एक बच्चा है जिसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वाह कितना अच्छा इसमें लिखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, एंड में कंक्लूजन लिखा है, पॉइंट्स फॉर्म में चीज़ें लिख कर आया, कितना अच्छी प्रेजेंटेशन है। आपको पढ़ने में इजी लगेगा, आपको चेक करने में इजी लगेगा। दूसरा बच्चा पैराग्राफ बना आया, बस एक यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर लिख के पूरा पैराग्राफ बनाना शुरू कर दिया, नीचे तक सिर्फ एक पैरा ही नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। एक ऐसा बच्चे, अब आपको प्रॉब्लम है इतना बड़ा पैरा पढ़ना पड़ेगा मुझे चेक करने के लिए, फिर पैरा आएगी कि नहीं, सच में बताइए। ये चीज़ है, सबके साथ है, एग्जामिनर के साथ। अब आपने पॉइंट्स फॉर्म में चीज़ें लिखी हैं, उसके लिए चेक करनी इजी है, एक स्ट्रक्चर वे नज़र आ रही है आपकी कि भाई एक प्रेजेंटेबल वे में क्वेश्चन लिखा है, स्ट्रक्चर वे में क्वेश्चन लिखा है, पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है, मुझे चेक करना भी इजी लग रहा है। सारी चीज़ों में पॉइंट्स नहीं बनते, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें नहीं पॉइंट्स हम बना कर आ सकते, ठीक है, उनमें नहीं, पर जिनमें पॉइंट्स बना सकते हैं ज़्यादातर, जैसे ये इंडियन इकॉनमी वाले ऐसे स्कीम्स वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो पॉइंट्स बन सकते हैं। थ्योरीज में पॉइंट्स नहीं बन सकते, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन वाला हेडिंग, उसमें भी पॉइंट्स ऐसे बन सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिख दो, इंट्रोडक्शन के बाद देने के बाद उसका कंटेक्स्ट जो है थ्योरी का वो लिख दो, उसके बाद उसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन का हेडिंग डाल लो, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन करने के बाद नीचे उसका क्रिटिज्म का हेडिंग डाल लो, फिर कंक्लूजन का। हेडिंग्स उसमें भी बन सकते हैं, ठीक है, पर जो ये इंडियन इकॉनमी स्कीम्स वगैरह वाले क्वेश्चन है, इसमें तो काफ़ी पॉइंट्स बन सकते हैं, तो पॉइंट्स फॉर्म में लिखो कि पढ़ने वाले को भी थोड़ा स्ट्रक्चर वे में चीज़ें लगे और चेक करनी पढ़नी भी उसके लिए ईजी हो, क्योंकि पॉइंट्स फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या बोल रही थी मैं, हाँ, जैसे आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, अब इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे मेक इन इंडिया में 25 सेक्टर्स आते हैं, है ना, तो मतलब ये मेक इन इंडिया स्कीम है, ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये स्कीम के हाईलाइट्स हैं जो भी इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं या जो इसके फीचर्स हैं, है ना, या जो भी इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो हेडिंग बना लो, ठीक है। इसमें 25 सेक्टर्स कवर हैं, इसमें ये चीज़ है, ये इसका फीचर है, हो सके तो इसमें कोई भी आपको डाटा याद है, प्रेजेंट डाटा कि स्कीम के अंदर ये चीज़ हुई, कोई भी प्रेजेंट डाटा याद है, ऐसे साथ में उसका एक फ्लो चार्ट अपना बनाकर, फ्लो चार्ट टाइप एक ऐसे बॉक्स सा बना के लिख दो कि अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट रिपोर्ट, ऐसे करके। आई थिंक समझ गए आप बात को, ठीक है जी। तो अब ये चीज़ ना क्या गई, हाँ, अब ये जो चीज़ है ना, किसी चीज़ का रेफरेंस देना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक चीज़ के बारे में आप कुछ कोई भी करंट डाटा जानते हो या करंट फिगर जानते हो, आप उसका रेफरेंस दे के आ रहे हो, कि जैसे मैंने आपको PLFS का डाटा कराया, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आया, आपने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू PLFS डाटा इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, ऐसे हाईलाइट करके लिख कर आओगे साइड में, तो अच्छी, कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अरे इसने तो डाटा भी पढ़ा है, क्वेश्चन तो मैंने डाला था अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स पर, ठीक है, पर इसने उसके लिए थोड़ा डाटा भी लिखा है कि इंडिया में ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी है ना, तो एक अच्छी चीज़ है वो, डाटा लिख कर आओगे और साथ में उसका रेफरेंस देकर आओगे, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। स्ट्रक्चर वे में चीज़ को लिख कर आना है, हेडिंग्स बनाकर, पॉइंट्स बनाकर, इससे आपको खुद पता चलेगा कि लेंथ कम हो रही है क्वेश्चन की, क्योंकि पॉइंट्स फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में थोड़ी चीज़ें कम लिखनी पड़ रही हैं और शीट भी पूरी भर गई है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़, और साथ में डाटा की रेफरेंस दे के अगर आपको पता है तो उसका डाटा भी लिख कर आ सकते हो। अब अगली चीज़, जो चीज़ जैसे आपको इक्वेशन लिख रहे हो या जो चीज़ आप चाहते हो कि भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ मेरी एग्जामिनर ज़रूर पढ़े, बड़ी अच्छी है, मैंने क्वेश्चन में चीज़ लिखी है या बहुत अच्छी इसकी इंटरप्रिटेशन ये वाली दी है इस लाइन में, उसको हाईलाइट करके आओ। हाईलाइट कैसे करोगे, अंडरलाइन कर दो। दो तरीके होते हैं हाईलाइट करने के, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के दो तरीके हैं, एक तो उसको अंडरलाइन कर दो ऐसे, या दूसरी चीज़ है वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ कैपिटल वर्ड्स में लिख दो, कैपिटल वर्ड्स में लिख दो, जैसे आपने फिगर देना है इसका अकॉर्डिंग टू PLFS, इसको अंडरलाइन कर दो सारी लाइन को, या कैपिटल वर्ड्स में लिख दो या अंडरलाइन कर दो, ठीक है, कि
अगले बंदे की जो एग्जामिनर है उसकी नज़र पड़े उस पर स्पेशली, कि बच्चे को ये चीज़ भी पता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, और जो मर्जी है हमेशा ना फर्स्ट क्वेश्चन वही करके आना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं, चलो ठीक है चेकिंग में बाइसेडनेस नहीं होती बिल्कुल भी, मानते हैं, पर कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन मेंटलिटी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं वो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा अच्छा लिखता है या अच्छी नॉलेज है, कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन क्रिएट होता है। आप फर्स्ट क्वेश्चन में काम खराब करके आ रहे हो, उल्टी पुल्टी चीज़ें लिख रहे हो, गलत चीज़ें लिख रहे हो, पूछा कुछ और है, लिख कर कुछ और आ रहे हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहे हो, वो इंप्रेशन ही वैसा पड़ जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन कंटेक्स्ट रहना, ये चीज़ का ध्यान रखना। कई बार पूछा कुछ या लिख कर कुछ जा रहे हो, ये इतना ख़राब इंप्रेशन डालता है ना, तो काम ख़राब है इससे, ऐसा नहीं करना। ये तो चलो तब होता है कि जब एंड में आपको ना अब कोई वो क्वेश्चन आता नहीं है आपको, पर आपके पास टाइम है, क्वेश्चन आता नहीं है, नहीं लिखोगे कुछ भी नंबर कट जाएंगे, तो फिर हम बोल देते हैं कि चलो उस पूरे क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत कुछ भी पता है, कुछ भी नॉलेज है, लिख दो, छोड़ के मत आओ, एक आधा नंबर तो देगा ना अगला बंदा। उस केस में हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसे शुरू मत करना। वो एंड वाला केस है जब आपको नहीं आता वो क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, तो बेटर देन कि छोड़ के आना कुछ लिखो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर भी कुछ लिखा हो। ठीक है, पर एक जो टॉपर बच्चा है वो ऐसा नहीं करता। ठीक है, सच में एक जुनून है एग्जाम क्लियर करने का, तो ऐसा नहीं करोगे, आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तो अच्छे अटेम्प्ट करके आने हैं, हर क्वेश्चन में इन कंटेक्स्ट रहना है। अच्छा, अब कौन सा पॉइंट्स हो गया, हाँ, आप एग्जाम्पल्स जैसे उसने एक्सप्लेन करने को कोई चीज़ बोली है, उसमें आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐड करके आ सकते हो। उसका डाटा तो मैंने जैसे बता दिया, डाटा ऐड कर सकते हो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन आया कोई टाइप्स पर या कुछ ऐसा, तो आप टाइप्स की एग्जाम्पल्स भी देकर एग्जाम्पल्स का अलग हेडिंग बना सकते हो, एग्जाम्पल ऐसे अलग हेडिंग बना सकते हो एग्जाम्पल का, और उसमें एग्जाम्पल पूरी उसकी लिख कर आ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें तभी होंगी अगर आप समझ से काम लोगे, रटे रटाए नोट से थोड़ी ना ये चीज़ें कराओगे, इसमें समझ अगर आपकी होगी तभी ये चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, और मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्ज़ाम में ऐसा मत सोचिएगा कि क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देने से आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, आप शीटें ज़्यादा भर के आ रहे हो ज़्यादा। देखो ऐसा चलता था बैचलर्स में, मास्टर्स में, कई कॉलेजेस में, पर आपका जो लेवल है, एक डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट हो, इसमें जॉब लग जाएगी आपकी गवर्नमेंट जॉब, तो वो बहुत केयरफुली पेपर चेक करेंगे आपका। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ शीटें भर के आनी है, प्लीज़ ये फंडा दिमाग से निकाल दो। मैंने देखा है ये फंडा कईयों के दिमाग में होता है शीटें भर के आने का। इस एग्ज़ाम में ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, क्वालिटी पर फोकस करना। 2 शीट्स भर के आ रहे हो, 3 भर के आ रहे हो, पढ़ने वाले को पता लगे कि भाई बच्चे को वाकया ही चीज़ें आती हैं, पढ़कर आया बच्चा, याद करके आया, चीज़ों को समझ कर आया है, और एक अच्छा आंसर राइटिंग उसने की है। कुछ भी लिख कर शीटें भर के आ रहे हो, नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और है यहाँ पे, जो मर्जी हो, राइटिंग भी मैटर करती है। ठीक है, एक अच्छी हैंड राइटिंग अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। हैंड राइटिंग नीट क्लियर रखना, कटिंग कुटिंग मत करना। ठीक है, और मेरा ना 10th क्लास में 9th क्लास में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। मैं थोड़ी ऐसी थी उस टाइम पर, कटिंग करती थी चीज़ों में, कोई बहुत स्मूथली नीटली नहीं लिखती थी, और पूरा मैथ का पेपर मेरा ठीक था, एक भी सम नहीं गलत था। तो मैम ने मुझे पेपर दिया दिखाने के लिए, कहते हैं सारे सम तेरे ठीक हैं, पर मैंने तुझे 100 में से 100 नंबर नहीं दिया, मैंने तुझे 95 नंबर दिए हैं। हाउस टेस्ट थे वो, 95 नंबर इसलिए दिए हैं, 5 नंबर काटे हैं तेरी कटिंग के कारण। पेपर में कटिंग की थी, गलत, वो जो कहता है उसको ना ऐसे करके लिख कर फिर उसको गलत कर देना, है ना, मतलब ऐसे करके काफ़ी चीज़ें करी थी। रफ शीट नहीं ली थी बेसिकली सॉल्व करने के लिए, तो रफ शीट पे सॉल्व नहीं करोगे तो गलतियाँ होंगी, है ना। तो आपको भी जैसे अगर आपका पेपर है, एग्ज़ाम है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपको पहले सॉल्व करके देखनी है, या कहीं रफ पर आपको थोड़े पॉइंट्स इससे लिखने हैं, आप ऐसा करिए, बहुत काम की ट्रिक है ये। आपकी शीट है ना जो, अरे कहाँ गया, हाँ, आपकी शीट है ना, यहाँ पे साइड में ना आप थोड़ा सा ऐसे लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रफ वर्क, रफ वर्क
यहाँ पे आपके अपने दिमाग में उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं कि भाई मैं इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स लिख सकता हूँ, पहले मैं इसमें ये वाला पॉइंट लिखूंगा, फिर मैं इसमें ये पॉइंट लिखूंगा, फिर ऐसा लिखूंगा, फिर ऐसा लिखूंगा, है ना, साइड में लिख सकते हैं। अब एंड में अगर आप लोगों को पेंसिल से लिखा है तो उसको रेस करके भी आ सकते हैं, नहीं मान लो पेन से लिख दिया तो ऊपर रफ वर्क तो डाला ही हुआ है, इसको ऐसे कट करके आ सकते हैं। वो साइड पे करो काम, साइड पे स्पेस करके हेल्प करेगा, दिमाग में आपकी समझ इससे ज़्यादा और एग्जाम में होगी डेवलप की। अब सिर्फ आपने पॉइंट्स नोट कर लिए, राइटिंग के लिए आपको पॉइंट्स देखने हैं और उसके बारे में लिखते जाना है। या कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसके लिए भी ऐसा कर सकते हैं, पर बीच में कटिंग मत करो। तो वो 5 नंबर स्पेशली इसलिए काटे थे मैंने, बीच बीच में ऐसे कटिंगें करके आई हुई थी, मैं नीटली नहीं चीज़ों को करी थी। और मैम ने बोला था 5 नंबर इसलिए काटे हैं कि फाइनल एग्जाम में तू ये गलती ना करे, फाइनल एग्जाम में इस चीज़ को इम्प्रूव कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है, मैं तब समझ गई थी कि चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपको सब चीज़ें आती हैं, सब कुछ आता है, पर आपने कितनी स्मूथली, कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में, कितना नीटली उन चीज़ों को लिखा है, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करके आना, ये मैंने आपको बता दी है। डायग्राम्स, हाँ एक चीज़ और समझो, आपके पास मान लो चॉइस है ना क्वेश्चंस में, 8 क्वेश्चन है, इसमें आपको 7 करने हैं। आप पहले ही उस पर ना सिलेक्ट कर लो कि मुझे ये वाले क्वेश्चन करने हैं, और वो सिलेक्शन इस आधार पे करनी है, 2 आधारों पे करनी है। एक उसमें ये आधार होगा कि आपको कौन से अच्छे क्वेश्चन, सबसे अच्छे आप कौन से क्वेश्चंस के बारे में जानते हो, कौन से क्वेश्चंस है जिसके बारे में आपको लगता है भाई इसके बारे में मैं बहुत अच्छा खासा जानता हूँ और अच्छा खासा लिख कर आ सकता हूँ उनके बारे में, ठीक है। या ये न्यूमेरिकल है तो ये मुझे अच्छे से आता है, या आपको लग रहा है कि पता नहीं ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा अच्छे से ठीक से या नहीं, तो साइड पर जैसे मैंने कहा पहले ही उसको रफ शीट पर थोड़ा सा करके देख लीजिए हो रहा है सॉल्व कि नहीं, तभी उसको अटेम्प्ट करना शुरू करिए फाइनल पर, ठीक है। ये चीज़ एक और आधार है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिश करिए जिस क्वेश्चन में डायग्राम्स ज़्यादा हैं, जिस क्वेश्चन में टेबल ज़्यादा बन सकते हैं, जिस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट ज़्यादा बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए। मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, आपको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन में डायग्राम्स ज़्यादा हैं, जैसे हैरेड-डोमर मॉडल आ गया, आपको बहुत अच्छे से आता है, दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दोनों आपको आते हैं। हैरेड-डोमर मॉडल में डायग्राम्स बहुत बन सकती हैं, है ना। इसमें वो हम जो आपका होता है ना नेचुरल रेट, एक्चुअल रेट की डिवर्जेंस वाली डायग्राम बन सकती है। इक्वेशनें बहुत है, डायग्राम छोड़ो, हैरेड की 2 इक्वेशनें हैं, डोमर की इक्वेशनें हैं, ये चीज़ें बहुत हैं इसमें, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा डायग्राम, ज़्यादा इक्वेशंस, ज़्यादा फ्लो चार्ट्स वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। समझ गए बात को, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, पूरे 10 के पूरा क्वेश्चन ठीक है, वो 10 में से 10 नहीं देते, है ना, कम नंबर देंगे थोड़े, तो वो कितने नंबर देते हैं इन चीज़ों पर भी, ये चीज़ें भी वहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है जी। तो मैंने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की है, तो पेपर बहुत एग्ज़ाम्स चेक किए हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, तो मैंने ये अपना कंक्लूजन निकाला कि एग्ज़ामिनर इन सब चीज़ों से इम्प्रेस होता है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अभी भी हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, देरी नहीं हुई। वीडियो लेक्चर्स सुनिए, जैसे मैंने आपको कहा वैसे अपने पिन पॉइंट्स करके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और मॉडल आंसर्स इसमें आपको दिए गए हैं यूनिट वाइज, जैसे माइक्रो के, मैक्रो के, ऐसे 8-10 मॉडल आंसर्स हैं। तो मॉडल आंसर्स से आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ, कैसे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, राइटिंग कैसे करके आनी है एग्ज़ाम में, वो अच्छे से आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। हमारी MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर दोनों चीज़ें, मतलब अगर तो आप डिटेल्ड कोर्स लेते हो उसमें आपको सब्जेक्टिव के लिए क्लासेस भी मिल जाएंगी, मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्पेशल क्लासेस 7-8 क्लासेस ली गई हैं, सब्जेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसमें सारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया हुआ है आपको, ख्याति मैम ने करवाई हुई है, वो 7-8 क्लासेस हैं पूरी कोर्स में अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर सारी मिल जाएंगी, मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, नोट्स अगर आपको वो बने बनाए वो वाले पढ़ने हैं वो भी डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो, वो भी मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास वीडियो लेक्चर्स का टाइम नहीं है अभी, मेरे कंसेप्ट ठीक है, क्लियर है, समझ है मेरी वो वाली डेवलप, तो आपको सिर्फ मॉडल आंसर्स देखने हैं। मॉडल आंसर्स के लिए अलग हमारा एक कोर्स है, उसमें आपको 7-8 टेस्ट मिलेंगे, आप उससे अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं और बाद में उसके मॉडल आंसर्स पढ़ सकते हैं, ऐसे, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं एनरोल करने से, एडमिशन लेने से पहले।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।